नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। कुल 7 फेजों में मतदान होना है, लेकिन इस मतदान के बीच 2020 में यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ बीजेपी का ऑपरेशन कुर्मी अब ऑपरेशन कुशवाहा पर जाकर टिक गया है और बीजेपी काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या कुछ है इस ऑपरेशन का मकसद, ये समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, काराकाट में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, काराकाट की पटकथा कोई नई नहीं है। काराकाट की पटकथा यूँ कहिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पटकथा 2020 में ही लिखी जा चुकी थी। इसकी शुरुआत ही 2020 में हुई थी। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य था लव कुश समीकरण, जो नीतीश कुमार का था, लव कुश समीकरण, उसको ध्वस्त करना। और इसी अभियान के तहत उन्होंने ऑपरेशन कुर्मी यानी ऑपरेशन नीतीश चलाया और उस अभियान में उन्हें काफ़ी सफलता मिली। चिराग पासवान को एक हनुमान बनाकर उन्होंने खड़ा किया और देखे होंगे कि हर सीट पर कैंडिडेट दे देकर खड़ा करवा करके चिराग की पार्टी से कैंडिडेट खड़ा करके नीतीश कुमार के कैंडिडेटों को हराने का काम किया गया। चिराग पासवान के पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहे थे? जो भी चुनाव लड़ रहे थे उसमें ज़्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के पूर्व एमएलए थे, भाजपा के एमएलए थे, भाजपा के पूर्व सांसद थे। चाहे उषा विद्यार्थी को ले लीजिए, रामेश्वर चौरसिया को ले लीजिए, इसी प्रकार पूरे बिहार में जो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, राजेंद्र सिंह को ले लीजिए, वो लोजपा के कैंडिडेट बनकर उन्होंने ऑपरेशन कुर्मी यानी ऑपरेशन नीतीश अभियान चलाया और नीतीश कुमार को फिनिश करने का प्रयास किया। पूरी तरह फिनिश तो नहीं कर सके, लेकिन नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पायदान पर ला करके, 1 नंबर से ला कर तीसरे नंबर के पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। अब उनका अभियान चल रहा है जो कुर्मी लव कुश का जो था समीकरण, अब इस बार उनका ऑपरेशन कुशवाहा चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को फिनिश करने का। आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के पार्टी में जब कुशवाहा गए थे, कुशवाहा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी, तो किसी प्रकार से उन्हें बरगला कर फुसला कर एनडीए में ले आए। और स्थिति आप देखिए, 3 सांसद पहले उनके थे पिछले चुनाव में 14 में, और इस बार उनको मात्र 1 सीट दिया गया कि वो भाग जाएं। जैसे जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस को मजबूर होकर के निकलना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा मंत्री पद से, उसी प्रकार कुशवाहा को भी वो बाहर करना चाहते थे। लेकिन कुशवाहा जी देखे कि अब तो न घर के रहे न घाट के, तो कहाँ जाएंगे, तो चुपचाप रह करके उन्होंने एक ही सीट पर समझौता कर लिया और काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। और वो सीट निर्बाध रूप से उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे थे, कहीं कोई लड़ाई ही नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित थी। अगर एनडीए कैंडिडेट का अगर 5 गो कन्फर्म सीट था तो उसमें एक काराकाट भी था। अब भाजपा के लोगों ने वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा करने का निर्णय करवा दिया, निर्दलीय। पवन सिंह कौन है? आप पवन सिंह का इतिहास देखिए। 10 वर्षों से भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। भाजपा ने उनको वहाँ से टिकट दिया था, आसनसोल से, बंगाल से, जो उन्होंने वापस कर दिया, नहीं लड़ेंगे। उसके बाद वो बोले कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एकाएक पता चला कि वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्हें कौन खड़ा कर रहा है? कौन? भाजपा के लोग ही उनको खड़ा कर रहे हैं। चूँकि भाजपा चाहती है कि जो नीतीश कुमार का लव कुश वोट बैंक है उसे तोड़ दो और अपने पाले में मिला लो। आप देखिए ना भाई, औरंगाबाद कुशवाहा उम्मीदवार के प्रति खिलाफ उन्होंने, भाजपा ने किसे दिया? राजपूत कैंडिडेट को दिया, कुशवाहा कैंडिडेट को फिनिश करना। पूर्णिया ले लीजिए, संतोष कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा ने क्या नहीं किया? पप्पू यादव के साथ कौन लोग लगे हुए थे? उनके पूरे चुनाव प्रचार, नॉमिनेशन, उनका खर्च कौन ले कर रहा था? उनके साथ कौन लोग चल रहे थे? यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो जहाँ जहाँ कुशवाहा कैंडिडेट है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी उनको फिनिश करने का अभियान चलाती है।
आप आ जाइए नवादा में ले लीजिए, राजवल्लभ यादव को खड़ा किया है, देखा कि अब कुशवाहा असम कैंडिडेट जीतेगा। तो लव कुश समीकरण के उनका पहला मत है कि जिस प्रकार से कुर्मी को फिनिश किया, कुशवाहा को भी फिनिश करे। आप देखते जाइए हर जगह। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की कौड़ी खेलती है, रणनीति करती है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यूपी में 90 के बाद से पिछड़ावाद शुरू हुआ था, पिछड़ा मुख्यमंत्री बना, दलित मुख्यमंत्री बना, और भाजपा के शासन आते ही किसे मुख्यमंत्री बना दिया गया? फिर से राजपूत को। 90 से पहले वहाँ राजपूत या ब्राह्मण ही लोग मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन 90 के बाद जो पलटी थी राजनीति, तो पिछले 30 वर्षों से पिछड़ावादी था। कल्याण सिंह को बनाया गया, मुलायम सिंह बने, मायावती बनी, पिछड़ा दलित ही राजनीति चल रही थी। तो वहाँ अब अगड़ों की राजनीति शुरू हो गई। 2 बार से योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। आप वही स्थिति भाजपा बिहार में करने जा रही है। वो चाह रही है कि जो भी पिछड़ावाद है उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, फिनिश कर दो। नीतीश कुमार को फिनिश कर दो तो उनका वोट बैंक है ऑटोमेटिक अपने में आ जाएगा। मंदिर कहो, पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, मंदिर मस्जिद की बात करो। तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित समुदाय हैं, उन्हें आज से नहीं है किया गया है। मतलब वैदिक काल से, रामायण देखिए, महाभारत काल से जो दलित जात समुदाय हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनका हमेशा शोषण हुआ। उनको धर्म के आड़ में लेकर के उनको शिक्षा नहीं दी गई, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की गई, उन्हें शुद्ध पानी तक नहीं नसीब होने दिया जाता था। तो ये वैदिक काल से चला आ रहा है। जो राम राज की बात कर रहे हैं, राम राज में ये होता था कि जो दलित पिछड़े थे उनको शुद्ध पानी तक नसीब नहीं होता था। जो महाभारत काल था, उस समय में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। तो दलित पिछड़ों के साथ हमेशा अत्याचार होते रहा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी वही वैदिक काल की बात कर रही है, वही रामराज की बात कर रही है, वही हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो उसमें क्या है? वेद पुराण, रामायण, महाभारत, किसी में आप ले लीजिए, कहीं भी हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। जी 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 वैदिक। संतोष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है, और बीजेपी की मंशा के बारे में तो सब जानते ही हैं। आपने उदाहरण भी दे दिया कि कैसे 30 वर्षों के बाद अचानक जो है यूपी में जो है एक राजपूत को सिंहासन पे बिठा दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा की जो हालत है मौजूदा दौर में, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से वो पिछड़ों दलितों की बात करते हैं, उनके जुबान पे तो होती है पिछड़ों दलितों की बात, लेकिन वो अक्सर जा कर के बीजेपी की गोद में ही बैठते हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं की बातें उनको मतलब अच्छा लगती, दो अर्थी मतलब बातें करते हैं वो। देखिए, सत्ता के लिए आदमी कुछ भी करता है, और उपेंद्र कुशवाहा को बहुत अच्छे नेता थे। वो नीतीश कुमार के साथ रहकर बहुत राज करते, बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन कुर्सी जो न कराए, और भाजपा के मोह जाल में वो हमेशा फंस जाते हैं। इस बार भी जब नीतीश कुमार के पास आए तो बोला जाता है ना, एक तंत्र होता है, सम्मोहन तंत्र। तो वो मोह लेता है सत्ता का लालच देकर, धन बल का लालच देकर, तरह तरह के लालच दे करके। तो उन्हें इस प्रकार का लालच दिखाया गया, चाहे नीतीश कुमार को, कि पूरा देश राममय हो गया है, मंदिरमय हो गया है, 400 पार भाजपा रही है, कोई है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। उन्हें भी बरगलाया गया और नीतीश कुमार को भी बरगलाया गया। तो दोनों उस मोह जाल में फंस गए। या डराया भी धमकाया गया होगा कि जेल डाल देंगे, घोटाला के मामले में आप शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, उसका ये फाइल है। अरे भाई, राजनीति में रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमियां रही जाती है। वो फाइल लेकर या तो उपेंद्र कुशवाहा को ब्लैकमेल किया होगा या नीतीश कुमार को, करके पाले में, अपने पाले में कर लिया गया। और एक बोला जाता है ना कि अपने पाले में करके, बोला जाता है कि एक कहावत है कि ईद के समय बकरा लोग पालते हैं और बहुत खिलाते पिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ईद के दिन उसी बकरे को, जो सबसे बोला जाता है कि सबसे जो प्यारा होता है उसी की बलि दी जाती है, तो वही बकरे की तरह बलि दी जाती है। तो वही स्थिति नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को बलि का बकरा बनाया गया है, और मुझे लगता है कि उनकी बलि की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। काराकाट में अगर
पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पूरी तरह से फिनिश करने की तैयारी है। आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो सुलझे हुए नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं। क्या पवन सिंह जैसा एक भोजपुरी स्टार आता है और अचानक इस कद के नेता को चुनौती देता है, और क्या वो उन्हें पछाड़ सकते हैं? इतनी कुवत रखते हैं वो? देखिए, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं दोषी है, इसके लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला, इतना ज़्यादा झूठ बोला, किया कुछ नहीं, केवल मंदिर मस्जिद के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया। उनका जो मैजिक था वो अब ख़त्म हो गया है। 14 और 19 के चुनाव में अपर कास्ट वोटर कुछ नहीं देख रहे थे, बस मोदी को देख के वोट कर रहे थे। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं हर जगह वोटर डिवाइड हो रहे हैं। तो पवन सिंह राजपूत समाज को भी, बिहार क्या देश की राजनीति जो है जातीय गोलबंदी में हो जाती है, जो पहली बार टूटी थी मोदी के कारण। लोग अपर कास्ट खासकर टूट गया था, वो उसने कुछ नहीं देखा, बस मोदी को देखा। दलित और ओबीसी का बड़ा वर्ग भी मोदी को लेकिन सबका भ्रम टूट गया। और अपर कास्ट का तो खासकर, क्योंकि अपर कास्ट थोड़ा बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, इसलिए उनका भ्रम टूटा 10 साल में। वो भी अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है, जहाँ जहाँ उनके जाति के कैंडिडेट आ रहे हैं वहाँ टूट रहा है। और पवन सिंह राजपूत समाज से हैं और वहाँ का राजपूत उनके पीछे पागल हो गया है। आज उनको मोदी मैजिक नज़र नहीं आ रहा है, आज वो राजपूत देख रहे हैं कि मेरे जाति का है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला देख रहे हैं, जहानाबाद में देख रहे हैं कि सीट बचाओ, बांका में देख रहे हैं कि नहीं राजपूत का सीट है, दोनों तरफ से यादव है तो राजपूत को हराओ, एनडीए कैंडिडेट को। वहाँ राजपूत जयप्रकाश यादव को वोट कर रहे हैं। तो वो मैजिक टूटा है और लोग जाति को चुन रहे हैं, अपर कास्ट के लोग खासकर। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो रहा है। और वहाँ और नुकसान हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। भाजपा के द्वारा कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा मदद की जा रही है पवन सिंह को। क्या भाजपा के लोग चाहेंगे तो पवन सिंह खड़े होंगे? क्या नहीं खड़े होंगे। एक्चुअली 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, बीजेपी का लक्ष्य 2025 भी है इस चुनाव के साथ। देखिए, बीजेपी का लक्ष्य 2025 है, लेकिन बीजेपी का मेन लक्ष्य है कि किस प्रकार से 24 में केंद्र की सत्ता में रहे। अगर 24 में केंद्र की सत्ता अगर चली जाती है तो इतने घोटाले हुए हैं भारत सरकार में कि प्रधानमंत्री सहित उनके कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ सकता है। बॉन्ड घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, सड़क घोटाला है, इतने घोटाले हैं कि नाम मत लीजिए। कितने घोटाले हैं, मतलब कि कहाँ नहीं जा सकता है, और सब में वो जेल जा सकते हैं। अगर सत्ता जाएगी तो निश्चित तौर पर जांच होगी और वो जेल जा सकते हैं। जैसा कि मीसा भारती ने आरोप भी लगाया था कि सत्ता आएगी तो मोदी जी जेल जाएंगे। ये तो संतोष जी आप कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। निश्चित तौर पर तो गाना तक आ गया है कि चौकीदार ने चोरी की। आप देखिए ना भाई, बॉन्ड घोटाला क्या है? रिश्वत लेने के लिए आपने कानून बदल दिया। आज तक ऐसा हुआ है क्या? पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि रिश्वत लेने के लिए कोई कानून बदल दे, कानून बदल करके रिश्वत ले और उसको छुपाए रहे। ये तो सर्वोच्च न्यायालय, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार है उसके तहत ये घोटाला उजागर हुआ। नहीं तो उसे तो कुंडली मारकर बैठे हुए थे। फिर पीएम केयर फंड का भी घोटाला अभी सामने नहीं आया है, वो आएगा तो इससे भी बड़ा घोटाला सामने आएगा। अरे भाई, आप पारदर्शी हैं, आप ईमानदार हैं, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप अगर हम ईमानदार हैं तो हमका जेब चेक कराने में क्या जाता है कि भाई देख लो हमारे पास इतना ही पैसा है। तो प्रधानमंत्री अगर ईमानदारी का जो ढिंढोरा पीटते हैं, अगर वो सही मायने में ईमानदार हैं तो पीएम केयर फंड भी सार्वजनिक करे ना भाई, कि किस पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और किस पे खर्च हुआ। तो नहीं करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ये मामला है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य लोकसभा चुनाव है पहले, लेकिन भाजपा भारतीय जनता बात संतोष जी ये भी है कि इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था, जिसे पीएम केयर फंड नाम दिया गया। और प्रधानमंत्री राहत कोष जो था वो एक तरह से सार्वजनिक था, जिसको एक मतलब अधिकार में आता था। वो प्रधानमंत्री केयर फंड सूचना के अधिकार में आता है। प्रधानमंत्री राहत कोष सूचना के अधिकार में आता था, वो कोई भी जान सकता था। और मुझे याद है कि किसी को भी कोई बीमारी होती थी
तो किसी सांसद से हम लोग लिखवा करके देते थे और प्रधानमंत्री राहत कोष से उसमें इलाज के लिए पैसे मिल जाते थे। हर बीमारी का एक बना हुआ था खाना कि भाई पेट की बीमारी के लिए, कैंसर के लिए, ये ऑपरेशन के लिए, ब्रेन के लिए इतना पैसा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बना हुआ था, उतना पैसा उस हॉस्पिटल में चला जाता था। उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया, पर्सनल फंड बना दिया। तो साफ है चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बड़ा घोटाला है। जिस दिन ये सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही डर सता रही है कि जब वो सरकार बदलेगी तो उनका क्या होगा। इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। और साथ ही जो भी उनके दुश्मन हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको साथ में फिनिश करते जा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो यूपीए के साथ, क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के। आज भले किसी कारण से उधर हैं, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं। नीतीश कुमार सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, आज भले ही डर से चले गए हों, और नीतीश कुमार मान लीजिए 15 सीट जीत जाते हैं तो वो कभी भी आ सकते हैं इधर। तो इसीलिए वो कोई भी कील काटा नहीं छोड़ना चाहती। जो कैंडिडेट हैं, जो लगता है कि ये भाग सकते हैं, तो उन सबको फिनिश करते जा रहा है। आप देखिए ना, पूर्णिया में कैसे कुशवाहा कैंडिडेट को हराने का प्रयास किया गया, कौन किया भाई। तो ये है रणनीति कि ऑपरेशन कुर्मी के बाद ऑपरेशन कुशवाहा चल रहा है। नीतीश कुमार को फिनिश करने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा को फिनिश करने की बात हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि ये आशंका लोगों को पहले से है। आप देख रहे होंगे कि यही वजह है कि आप कुशवाहा समाज का वोट बिहार में आरजेडी की तरफ भाग रहा है। जो उनका जिन्न था कुशवाहा, दलित, अति पिछड़ा, वो वोट फिर से लालू प्रसाद की तरफ जुट रहे हैं। और तभी है कि आज हर जगह मुकाबला हो रहा है। जो नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद लग रहा था कि एनडीए 40 की 40 सीट बिहार में जीत जाएगी, अब तो इतनी स्थिति खराब हो गई है कि कौन सीट जीतेगी भाजपा, अब यह कहना मुश्किल हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि एनडीए कौन सीट जीतेगी। खतरे की। ये भी दावा कर रहे हैं कि जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो कहीं 25 से 30 सीटें ना लेके चला है। कुछ भी हो सकता है। जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो बिगड़ती जा रही है एनडीए की, और ग्राफ बिहार में तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का एजेंडा जारी किया है, उसके कारण नौकरी का एजेंडा ने युवाओं में उत्साह भर दिया है, युवाओं के साथ बुजुर्गों में उत्साह भर दिया है, और युवा वर्ग पागल हो गए हैं तेजस्वी के प्रति, तेजस्वी के साथ। यही वजह है कि आज हर जगह देखिए कि जहां कोई लड़ाई नहीं थी, लग रहा था कि टोटल सीट एनडीए जीत रहा है, आज हर जगह कांटे की लड़ाई है। और लग रहा है कि एनडीए हर जगह पे कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। तभी तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति उलूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कोई वोट के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। मंगलसूत्र कभी बोल देंगे, कभी हनुमान जी की बात करेंगे, कभी राम की बात करेंगे, कभी आरक्षण की बात करेंगे कि आरक्षण छीन लेगा तुम्हारा, मुसलमानों को कुछ जानकारी नहीं। कुछ लगता है कि मानसिक रूप से मतलब एक हताश हो चुके हैं। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं मुसलमान शब्द तक का जिक्र नहीं है। बोले ना कि प्रधानमंत्री एकदम हताशा में आ गए हैं, उनको लग रहा है कि सत्ता न चली जाए। कल देखे ना, कल किस तरह से बयानबाजी प्रधानमंत्री ने की आरक्षण को लेकर के। तो प्रधानमंत्री पूरी तरह से हताश हैं। बोला जाता है ना कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है, गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है। तो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए गड्ढा खना, उपेंद्र कुशवाहा के लिए गड्ढा खोना, उन दोनों को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी ना कभी तो उस गड्ढे में खुद भी गिरेंगे ना। और यही स्थिति इस चुनाव में होने जा रही है। और हर जगह अभी वो उपेंद्र कुशवाहा को हराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पवन सिंह को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नीतीश कुमार को हराने के लिए हर जगह मतलब भाजपा के लोग प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज़ छुपती नहीं है। और जिस दिन ये लोग पलटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। तो काराकाट में पवन सिंह के स्टारडम के जरिए बीजेपी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और कहा जा रहा है कि वो इसमें कामयाब भी दिख रही है। और इसके लिए खुद काफ़ी हद तक उपेंद्र कुशवाहा जिम्मेदार हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार
और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।